नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर 10th क्लास की डेली 7:15 PM पर डेली लाइव क्लास चलती है, तो आप लोग उस लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं फ्री में इसी चैनल से। तो चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 4 का क्लास 10th का सॉल्यूशन करेंगे। सेट नंबर 4 के हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू कि यदि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। अब बोल रहा है कि इनके बीच में ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंब हो गया। चलिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण का मान पूछा है। तो परावर्तन कोण का मान यानी ये पूछ लिया है, ये परावर्तन कोण होता है। ठीक है बाबू, एक चीज आप लोग परावर्तन के नियम से पढ़े होंगे कि उसमें कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए ये टोटल पूरा कितना है, 90 है। इसको हम लोग दो भाग में, दो बराबर भागों में बांट दें, तो 90 को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री हो गया बाबू, 45 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। उसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। यदि मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, चलिए इसमें ये है, इसको जो रेखा आती है यहाँ पर ध्रुव पोल होता है। चलिए मान लीजिए वक्रता केंद्र मान लीजिए ये हो गया, तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है बाबू, क्लियर है। चलिए मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। f का मान दिया हुआ है, f बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर पूछ लिया है, तो फॉर्मूला होता है बाबू f बराबर r/2। तो 16 सेंटीमीटर और बराबर r/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका तो गुना करा दीजिए, 32 सेंटीमीटर। r बराबर 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चे को समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाइव क्लास चलता है 10th क्लास का 7:15 में, वो लाइव क्लास से आप लोग जुड़ जाएं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। देखिएगा कि कोई गाड़ी चल रही है, उसके साइड में एक दर्पण लगा रहता है जिसमें हम लोग पीछे वाली गाड़ी की स्थिति को हम लोग देखते हैं। कोई ड्राइवर जो पायलट होता है वो देखता है, तो वो कौन सा दर्पण लगा रहता है उसमें, और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देती है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। यदि हम लोग किसी बाल्टी में या कहीं पर भी स्थिर जल है उसमें हम लोग सिक्का डालते हैं, तो सिक्का जहां अपनी स्थिति पर है उससे ऊपर उठी हुई प्रतीत दिखाई देती है। ठीक है, उससे उठी हुई दिखाई देती है। तो यह घटना प्रकाश की किस घटना को दर्शाती है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाती है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए यदि क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। लेंस की किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो प्रकाशिक केंद्र पर, प्रकाशिक केंद्र पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। समझ में आ गया 7 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? पहले तो बताइए कि अभिसारी लेंस क्या होता है। अभिसारी लेंस वो होता है कि जो आते हुए प्रकाश को एकत्रित करता है, ठीक है। और अपसारी लेंस क्या होता है? जो प्रकाश को फैलाता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। क्लियर है? 8 नंबर क्लियर है बाबू। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? नेत्र में यानी मानव नेत्र, यानी हमारी आंख में जो प्रकाश की किरण आती है, जो प्रकाश की मात्रा आती है, उसको नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा पुतली। ऑप्शन नंबर डी, पुतली उस प्रकाश को नियंत्रण करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। डी नंबर बोल रहा है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु मतलब कि सबसे नजदीक कितना दूरी तक मनुष्य देख सकता है, ठीक है, सबसे निकट तक, तो 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर हम लोग दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। उससे कम रहेगा तो हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव की नेत्र होती है, उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? यही क्वेश्चन किया है, तो उल्टा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? जरा दूरदृष्टिता का कारण क्या है बाबू? तो इसका कारण है समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, समंजन क्षमता घटने से जरा दूरदृष्टिता हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये भी एक दोष है आंख का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है क्या कहलाता है? ठीक है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, ठीक है, कम बेसी करके क्या होता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? समंजन। ठीक है, समंजन हो जाएगा। 13 का ए क्लियर है, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को क्लास समझ में आ रही होगी पढ़ाई। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 3Fe + 4H2O। तो देखिए यहाँ पर Fe3 है, O4 है, तो O4 है ही। चलिए तो F3O4 ठीक है, Fe3O4, 4H2O, तो 4H2O है ही। तो संतुलित कौन है? ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चे को समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। यदि पढ़ाई अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बाबू कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो इसका आंसर होगा सी, H2 और CuO का अपचयन तथा उपचयन हो रहा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए
तो अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है 18 नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि A प्लस अम्ल लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल उपयुक्त समीकरण ए में क्या होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, यहाँ पर ए पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कार्बोनेट, सी, ऑप्शन नंबर सी कार्बोनेट होगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? क्लास पढ़ाई अच्छी समझ में आ रही है बाबू? यदि क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बाबू। डेली लाइव क्लास चलता है, उस लाइव क्लास से जुड़ जाइए 7:15 PM पर 10 क्लास का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए NaOH में हम लोग नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, CuSO4 5H2O में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर बोल रहा है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो NaCO3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः दिया है, यह पदार्थ में कौन क्षारक है। देखिए बाबू, A का pH मान दिया है 2, B का pH मान 4, C का pH मान 7 और D का pH मान 14। तो इसमें पूछ रहा है कि यह पदार्थ कौन सा क्षारक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी क्या है? क्षारक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? चित्र ध्यान से देखिए और बताइए कौन सी अभिक्रिया हो रही है। वियोजन। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? आंसर होगा संवहन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बोल रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो परजीवी पोषण प्राणी के आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 28 का सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 29 नंबर कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है।
वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा लाइपेज। लाइपेज, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पर, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, नेक्स्ट वाले सेट में भी था और इसमें भी है। तो चलिए, कोशिका द्रव में 30 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 30 का क्या होगा बाबू? ए होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर बोल रहा है कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो उसमें क्या हो जाएगा? जनन प्रक्रिया। जनन प्रक्रिया आवश्यक है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्लियर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 33, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इसमें से बताइए कि कौन सा जनन को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, क्लियर है 33 नंबर का। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यदि पढ़ाई अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, हेल्पफुल लग रही है पढ़ाई, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। और डेली शाम 7:15 में आप लोग का क्लास चलता है, 10th क्लास का लाइव क्लास, और वो लाइव क्लास से जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो अंकुरण कहते हैं, ठीक है, अंकुरण प्रकरण कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी, क्लियर है। 35 नंबर का भी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 36 का क्या हो जाएगा? सी, 36 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्लियर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो इसका आंसर होगा बाबू, यह अत्यधिक महंगा है, यह अत्यधिक महंगा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। तो 38 का क्या हो जाएगा? डी, 38 नंबर का डी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा होगा? तो एलपीजी गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो तापीय विद्युत संयंत्र में। 40 का ए। तो कैसी लगी क्लास बाबू आप लोग को? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। पढ़ाई सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि पढ़ाई अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, सारा पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात कि डेली 7:15 PM पर
लाइव आते हैं, लाइव क्लास चलता है 10th क्लास का और 9th क्लास का 6 बजे। तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लाइव जुड़ सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग के झारखंड बोर्ड का फर्स्ट टर्म से एग्जाम के पहले 25 तारीख से कुछ एक स्पेशल बैच आने वाला है, तो वो बैच से आप लोग जुड़ना नहीं भूलें, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल बैच होगा एग्जाम के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।